यूपी बोर्ड क्लास 12th के मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं समझता हूँ आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और अपनी पढ़ाई है ना, उसको अच्छे से कर रहे होगे, ठीक है? हुआ क्या है कि जो मैं आज लेके आया हूँ, वो विलियन से ही रिलेटेड है, जिसमें आज हम आपको वाष्पदाब और राउट के नियम के बारे में बताएंगे। हुआ क्या कि जो क्लासेस है वो मेरे पर्सनली रीजन की वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं, ठीक है? और मैं उन सब चीज़ों में लगा हूँ, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्लासेस है ना वो डेली अपलोड की जाए, ताकि बच्चा है ना उसमें कंटिन्यू लगा रहे। लेकिन हुआ क्या कि कोई पर्सनली रीजन मेरे थे, इस वजह से ये बहुत दिन तक क्लास को मैंने डिले कर दिया और मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं इन सब चीज़ों में रहूँ। थोड़ा काम की वजह से, वो ऐसे काम थे पर्सनली जो मेरे को करने पड़े और इसकी वजह से हमें इतने दिन ये सब छोड़ना पड़ा, ठीक है? बट अब सब क्लियर है, सब डन है। अब मैं बस अब सब इसी पे और आपके लिए ही अब मैं तैयार हूँ, ठीक है? तो आज मैं बात करूंगा, चैप्टर विलियन ही है, ठीक है? लेकिन उस विलियन के अंदर आपसे पूछा जाता है वाष्प क्या है, ठीक है? और वाष्प नहीं, वाष्प दाब के बारे में बात करता है। लेकिन वाष्प दाब आप तभी जान सकते हो जब आप वाष्प के बारे में जानते हो, ठीक है ना? तो हम वाष्प दाब बाद में पढ़ेंगे, पहले हम वाष्प के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसीलिए हमने पूरा वाष्प दाब लिख दिया है, बट वो जरूरी नहीं है। हमें क्या पढ़ना है? वाष्प पढ़ना है पहले। तो सबसे पहले हम वाष्प के बारे में बात करेंगे। वाष्प में होता क्या है आप समझ लेना है। वाष्प के बारे में सबसे ज्यादा जो हमें जानने का है, क्योंकि राउल्ट का नियम जो डिपेंड करता है वो वाष्प दाब पे ही डिपेंड करता है और मोल प्रभाज पे डिपेंड करता है। तो जस्ट इसके बाद राउल्ट का नियम आना है, तो उससे पहले हम आपको वाष्प दाब पढ़ा दें, फिर आगे राउल्ट का नियम है ना वो आसानी से हो जाएगा। तो पहले हम वाष्प बताते हैं क्या है। हुआ क्या कि इसके अंदर आपने क्या किया, आपने द्रव भर लिया। द्रव का मतलब है कोई भी तरल चीज, मतलब पानी जैसी, ठीक है? इसका आयतन तो निश्चित होगा बट आकार निश्चित नहीं होगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, हमने किसी बर्तन के अंदर द्रव को भर लिया, पानी को भर लिया। पानी को भरने के बाद हमने क्या किया कि कोई हमने निश्चित ताप कर दिया। ताप का मतलब है आपने कोई ईंधन वगैरह कुछ भी जलाया है और उसको गर्म किया है। गर्म करने के बाद जो तल पर जो द्रव के अणु होते हैं वो ताप की वजह से गति करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने स्थान को छोड़कर कहां भागते हैं? ऊपर भागते हैं। ऊपर वाले जो द्रव के अणु हैं वो कहां आएंगे? नीचे आ जाएंगे, ठीक है? आपने सब देखा होगा, जहां ज्यादा ठंडा होता है तो ठंडा हमेशा किधर जाता है? गर्म की तरफ। गर्म किधर आता है? ठंडे की तरफ। तो वही है, एक दूसरे के जो एंटी है, जो गर्म अणु है वो ऊपर भागेंगे तो ऊपर वाले भी तो टकराएंगे, गति करेंगे तो वो नीचे आएंगे। तो ये क्या है कि जब द्रव के अणु सब के सब ऊपरी सतह पर पहुंच जाते हैं और इस ताप की वजह से, अधिक गतिज ऊर्जा की वजह से, ये अपने आप को जो द्रव है ना वो द्रव से छोड़कर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। किसमें बदल जाते हैं? गैस में। और ये अपनी सतह को छोड़कर ऊपर वाष्पित हो जाते हैं। यही क्या कहलाता है? वाष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प कहलाता है। अब ये ध्यान रखना है, वाष्प क्या है कि जो कोई भी द्रव है आपने उसको निश्चित ताप दिया है, निश्चित ताप देने से उनके अंदर गति होगी और अधिक गतिज ऊर्जा के कारण वो अपने स्थान को छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद वो क्या हो जाएंगे? गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। जो द्रव के अणु थे ना द्रवीय अवस्था में, वो किस अवस्था में बदल जाएंगे? गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। तो वही मेरा क्या कहलाता है? वाष्प कहलाता है, ठीक है? तो हम इसका पहले डेफिनेशन लिख देते हैं ताकि तुम्हें क्लियरली ये बना रहे कि आपको समस्या ना आए। डेफिनेशन ये है, क्या है? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी पात्र में भरे द्रव के अणु गति करने लगते हैं। अधिक गतिज ऊर्जा के कारण, अधिक
गतिज ऊर्जा के कारण, गतिज ऊर्जा के कारण वह द्रव के ऊपरी सतह से वाष्पित हो जाते हैं या द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, कुछ भी कह दो आप, अवस्था में चले जाते हैं, चले जाते हैं, क्या कहलाता है? वाष्प कहलाता है। ये ध्यान रखना, वाष्प कहलाता है। आप सुन लेना इस मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। आप जैसे ही उसको निश्चित ताप दोगे, जो द्रव के अणु जो नीचे तल पे होते हैं वो गति करते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे उस ताप की वजह से गति बहुत स्पीड से हो जाती है और अधिक गतिज ऊर्जा के कारण जो ऊपरी सतह पर जो द्रव के अणु होते हैं वो द्रव से गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं और वही क्या कहलाती है? वाष्प कहलाती है। ठीक है, वाष्पन कहलाता है, या हम कह सकते हैं वाष्प कहलाती है। फिर संघनन क्या है? क्वेश्चन ये भी आ जाता है पेपर में कि संघनन क्या है। आपने वाष्पन तो बता दिया है या वाष्प बता दिया है, तो फिर संघनन क्या है? आप सुन लीजिए। जब वो जो वाष्प बनती है तो वो वाष्प ऊपर जब ठंडी होती है, जब वाष्प कैसी हो जाती है? ठंडी। वाष्प कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है, हो जाती है और वह द्रव में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। यही क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अब समझ लेना, देखा होगा, देखो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तुमने देखा होगा जब हम किसी बर्तन, किसी भी मतलब कोई भी बर्तन है उसके ऊपर अगर हम किसी, जैसे तुमने देखा होगा थाली वगैरह कुछ भी रख देते हैं या ऐसे हाथ को करते हैं तो उस भाप की वजह से मेरा हाथ है ना भीग जाता है। मालूम क्यों? क्योंकि बर्तन में तो ताप ज्यादा होता है, इसलिए वो द्रव है ना गैस में बदल जाते हैं। लेकिन जब वो हमारे ऊपर जो जहां टेम्परेचर नहीं होता है तो वहां वो भाप ठंडी होती है और भाप जैसे ही ठंडी होगी तो वो किस में बदल जाएगी? द्रव में बदल जाएगी। तो वो जो चीज क्या कहलाएगी? संघनन कहलाएगी। ठीक है ना? आपने देखा होगा जब हम आलू वगैरह उबालते हैं तो देखा होगा आलू को जब हम उबाल देते हैं तो आलू को उबाल देने के बाद और हम देखते हैं कि जब हम उसके ऊपर जो भी बर्तन रखते हैं वो पूरा बर्तन भीग जाता है, या हम भाप की वजह से हाथ करें तो मेरा हाथ भीग जाता है। मालूम क्यों? क्योंकि बर्तन का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो द्रव किस में बदला जाता है? गैस में। लेकिन जब वो भाप है जब ठंडी होती है तो वो पुनः क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो यही सब क्या कहलाता है? जब वो द्रव, वो वाष्प है जब पानी बन जाए, द्रव बन जाए तो वो संघनन है। जो द्रव है वो गैस बन जाए तो वो क्या है? वाष्पन है। ठीक है, आपको वाष्पन के लिए ताप की जरूरत है, सुन लिया ना? संघनन के लिए आपको ताप की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इनको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम बता रहे हैं आपको वाष्प दाब। ठीक है, आप इसको नोट कर लो और मैं जानता हूं अच्छे से ये आप समझ भी गए होंगे। और अब मैं बिल्कुल और थोड़ा स्लो करेंगे क्योंकि कुछ लोगों का शिकायत है स्पीड का, वो धीरे धीरे हम आदत में आएगा क्योंकि मेरा स्पीड पढ़ाने का मेरा तरीका ही है, तो इस वजह से मैं धीरे धीरे कराऊंगा। ठीक है, अब मैं वाष्प दाब के बारे में बात करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटाओ, अब सबने इसको नोट लिया ना, अब हम इसको हटा रहे हैं। ठीक है ना? और ये ध्यान रखना है, जब आप किसी ताप पर किसी द्रव को गर्म करते हो और अगर वो गैस बन गई तो समझ लेना वो वाष्पन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाष्पन। अगर वही आपने जहां टेम्परेचर कम हो गया, जो वाष्प है वो ठंडी होने के बाद पुनः पानी बन जाती है, मतलब द्रव बन जाती है, तो समझ लेना वो संघनन है। ठीक है ना? अब हम किसकी बात करेंगे? वाष्प दाब की। किसकी बात करेंगे बेटा? वाष्प दाब की। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो वाष्प दाब के बारे में हम क्या कर रहे हैं, सुनो। आपने देखा होगा कि ये कोई बर्तन रखा हुआ है, मान लीजिए आप ये किसी चूल्हे पर ये कोई बर्तन रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, इसके ऊपर हम एक प्लेट वगैरह कुछ भी लगा देते हैं, तो देखा होगा वो प्लेट जब भाप इससे टकराती है, टकराने के बाद जो भाप टकराती है तो प्लेट है ना मूव ऑन करती है, ऊपर नीचे गिरती है। उसका कारण जानते हो क्या है? क्योंकि यहाँ पे एक बल लगता है, सॉरी
प्रेशर लगता है, दाब लगता है। क्या लगता है? दाब लगता है। ठीक है ना? तो जो जब दाब लगता है तो वही क्या कहलाता है? बाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? बाष्प दाब कहलाता है। ठीक है ना? अब मैं इसका वो डेफिनेशन है वो दे दे रहे। निश्चित ताप पर द्रव के ऊपरी सतह पर किसी पात्र पर निश्चित ताप पर द्रव के ऊपरी सतह पर किसी रखे पात्र पर द्रव के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। आप सब जानते हो। अभी बताइए, अब मैंने क्या किया, जैसे हमने ये कहा कि ये कोई बर्तन है, आपने इसको ताप दिया, इसके ऊपर आपने कुछ प्लेट वगैरह कुछ रख दिया। जब द्रव के अणु गति करने के बाद ये ऊपर पहुंचेंगे तो भाई ये टेम्परेचर की वजह से द्रव से किस में बदलेंगे? गैस में। और जब वो गैस में बदलने के बाद जब प्लेट पर वो दाब लगाते हैं तो प्लेट है ना हिलना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है? बाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बाष्प दाब कहलाता है। आप सुन लेना इस बात को कि आपने क्या किया, किसी निश्चित ताप पर किसी भी विलेन में या कुछ भी वो द्रव भरे हुए हैं, द्रव भरने के बाद आपने उसको टेम्परेचर जैसे ही दिया तो वो उसके अणु ऊपरी सतह पे जाएंगे, किस में बदलेंगे? गैस में। और जब वो दाब लगाएंगे ना, वही क्या कहलाएगा बेटा? बाष्प दाब कहलाएगा। आप देखा होगा, आपने जब कोई भी बर्तन ढाकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसे जब कभी हम मिल्क को है ना जब गर्म करते हैं या पानी को गर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो देखा होगा उसके ऊपर जो पात्र हम बर्तन रखते हैं वो ऑटोमेटिक हट जाता है। वो किसकी वजह से? बाष्प दाब की वजह से। ठीक है ना? तो यही क्या हमारा कहलाता है? बाष्प दाब कहलाता है। आप इसको नोट लीजिए। अब जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, अब हम उस पर बात करेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप वो सब चीज समझ गए। ठीक है ना? अब मैं जहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं उसको ध्यान रखना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना क्या पड़ेगा? सुन लीजिए। पहला पॉइंट है, जो नोट पॉइंट पे डाल लेना इनको। पहला पॉइंट है कि यदि कोई विलेन है, क्या है? कोई विलेन है। विलेन का मतलब मैं मान लेता हूं ये पात्र है, इसके अंदर दो पदार्थ हैं। कितने पदार्थ हैं? दो पदार्थ। एक पदार्थ ए है और दूसरा बी है। अब मान लीजिए इसके अंदर पानी और चीनी है, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैं कहता हूं दो पदार्थ हैं, एक ए है और एक क्या है? वी है। ठीक है, ए वी कैसा है? अबाष्पशील। कैसा है? अबाष्पशील। और बी है, वो भी कैसा है? अबाष्पशील। दो पदार्थ हैं, एक इसके अंदर ए है, मतलब कोई बर्तन लिया है, उसके अंदर हमने दो चीजों को डाल दिया है, और दोनों कैसे हैं? अबाष्पशील है, जो बाष्पित नहीं हो सकते हैं। ये भी है, वो भी बाष्पित नहीं हो सकता है। तब हम कहें कि विलयन द्वारा, किसके द्वारा? विलयन का कुल दाब क्या होगा? विलयन का कुल दाब क्या होगा? कुल दाब बताइए। तो एक बात बताइए, विलयन का कुल दाब है ना, उसको हम पीएस लिख देते हैं। सॉल्यूशन होता है ना, इस वजह से पीएस सॉल्यूशन। एस क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। कुल दाब क्या होगा? आप एक बात बताइए, ये अबाष्पशील है, ये बाष्पित नहीं होगा। जब ये बाष्पित नहीं होगा तो ये दाब नहीं लगाएगा। भाई अबाष्पशील है ना, और वो बाष्पित होगा ही नहीं। जब बाष्पित नहीं होगा तो जो पीए है वो क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये बताइए ये भी कैसा है? अबाष्पशील, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो टोटल यहां हम ऐसे कर देते हैं, यहां जो पीए दाब है वो क्या हो जाएगा? पीए, और यहां क्या हो जाएगा? पीबी। अब यहां पे सुनिए, पीएस तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, यहां जब ये अबाष्पशील है तो ये तो दाब तो लगाएगा नहीं, तो यहां क्या हो जाएगा? जीरो।
जो पीवी है ये भी कैसा है, अवाष्पीय, तो ये भी भाई वाष्पित नहीं होगा तो ये भी दाब नहीं लगाएगा, तो इसीलिए जो विलयन का जो कुल दाब होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 है, ये भी 0 है। जब वो दोनों अवाष्पशील हैं, वाष्पित हो ही नहीं सकते हैं, तो उनका जो कुल दाब होगा विलयन का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों पदार्थ कैसे हैं, अवाष्पशील है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पहला नोट पॉइंट है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं चेंज कर रहा हूं। दूसरा, जैसे मैंने ये कहा कि इसमें जो दूसरा है, ये दूसरा नोट पॉइंट लिख लेना, ये वो पहला था, ये विलयन है ये वाला, इस विलयन के अंदर एक ए पदार्थ है, दूसरा क्या है, बी। ए है वो कैसा है बेटा, वाष्पशील है, वी है वो कैसा है, अवाष्पशील है। तब विलयन द्वारा लगाया गया कुल दाब क्या होगा बेटा, एक बात बताऊं, तब पीएस बराबर क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीवी। अब एक बात बताऊं, अब जो ए कैसा है, वाष्पशील है, अब ये तो वाष्पित होगा ना, तो ये तो दाब लगाएगा। ये कैसा है बेटा, अवाष्पशील, तो ये तो दाब लगाएगा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, जो विलयन का कुल दाब होगा ना वो पीए हो जाएगा, जबकि पीवी जब दाब, भाई अवाष्पशील है ये तो दाब लगाएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो फिर यहाँ पे जो विलयन का दाब होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पीए के बराबर हो जाएगा। अब बाई चांस, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनो, बाई चांस जैसे ये अवाष्पशील हो जाए, ए वाला, बी है वो कैसा हो जाए, वाष्पशील हो जाए, तब आप क्या करोगे, तब आपको क्या करना है, तो फिर ए, जब भाई ए अवाष्पशील है तो फिर ये दाब लगाएगा नहीं, पीवी कैसा है, वाष्पशील है, तो फिर ये दाब लगाएगा, तो फिर ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पीवी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, वेरी गुड। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका जो थर्ड मान लीजिए, फोर्थ पॉइंट मान लीजिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं। एक बात बताइए, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये ध्यान रखना है इसका। अब विलयन के अंदर दो पदार्थ है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। ए कैसा है, वाष्पशील, ये भी कैसा है, वाष्पशील। ए है वो भी वाष्पशील है, बी है वो भी वाष्पशील है, तब विलयन का कुल दाब क्या होगा, विलयन का कुल दाब क्या होगा, कुछ नहीं भाई, विलयन है वो सॉल्यूशन है तो पीएस कर देंगे हम लोग बराबर। ये बताओ, ये भी कैसा है, वाष्पशील है, ये भी कैसा है, वाष्पशील है। जब दोनों वाष्पशील है तो वाष्पित होंगे, वाष्पित होंगे तो दोनों दाब लगाएंगे, दाब लगाएंगे तो फिर आंसर हो जाएगा पीए प्लस पीवी। बस ये पूरा इसका ये आंसर हो गया। अब ये ध्यान रखना है, अगर विलयन के अंदर दोनों अवाष्पशील है, अवाष्पशील है तो समझ लेना वो दाब नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब वाष्पित नहीं होंगे तो फिर वाष्प दाब कहां से आएगा, तो हम कह सकते हैं वहां टोटल क्या हो जाएगा, 0। अगर उसमें एक वाष्पशील है दूसरा क्या है, अवाष्पशील, तो अवाष्पशील है वो तो 0 रहेगा, तो फिर वो जो वाष्पशील है ना वो उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर विलयन के अंदर दो अवयव हैं, दोनों के दोनों कैसे हैं, वाष्पशील है, तो समझ लेना है, तो फिर वो हो जाएगा पीएस बराबर पीए प्लस पीवी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आगे जो नेक्स्ट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में जिसको पूछा जाता ही जाता है, अगर डेफिनेशन से नहीं पूछी जाएगी तो फिर आपको वो न्यूमेरिकल पूछेगा और आप उसका जवाब दोगे। ठीक है, तो अब हम कराएंगे इसके बाद राउट का नियम, और मैंने जो लगाया वो इसका नियम है, राउट का नियम है, और वो बहुत मतलब कह सकते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहां पे अगर डेफिनेशन नहीं दी उसने तो जरूर कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन उससे रिलेटेड देगा। हम अब आके उसी पे बात कर रहे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, इसको नोट भी कर लिया होगा। अब ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट चैप्टर से अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको सबसे पहले रखा जाता है इस चीज से। अब हम किसको बताएंगे, राउट के नियम। राउट राउट का नियम, ठीक है ना।
एब्सोल्युटली नहीं, होना क्या है उस हम पहले समझा रहे हैं। समझा क्या है मैं बता देता हूँ कि ये ध्यान रखना कि ये पात्र है, इस पात्र के अंदर दो अवयव, एक ए है और एक क्या है बी है, दो अवयव है। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम ये कहता है जो भी अवयव कैसा है बेटा, वाष्पशील है। कैसा है? वाष्पशील। अवाष्पशील पे तो अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ये अवाष्पशील पे अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान रखना है। अवाष्पशील पे अप्लाई नहीं होगा, किस पे अप्लाई होगा? वाष्पशील पे, ठीक है ना। तो वो ये कहता है कि अगर किसी विलयन के अंदर कोई वाष्पशील अवयव है, क्या है? कोई वाष्पशील अवयव है, तो उस अवयव का जो वाष्प दाब है, जैसे हमने ये कहा कि ये वाष्पशील है, तो इस अवयव का जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाएगा? आंशिक वाष्प दाब, तो ये हो जाएगा वो इसके मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। यहाँ क्या है? ए। मोल प्रभाज क्या है? एक्स है। यहाँ ए लगा, यहाँ भी हमने ए लगा दिया। उसने ये कहा जो पदार्थ वाष्पशील है, जो अवयव वाष्पशील है, उस अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब है, प्रेशर, वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब दूसरा, जैसे ये बी है, तो बी का जो आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा? पीबी, क्योंकि हम ये वाष्पशील है, बाई चांस ये भी तो वाष्पशील हो सकता है, ऐसा तो कहा नहीं कि बी वाष्पशील है, ये भी वाष्पशील हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? पीवी। ये किसके प्रोपोर्शनल के हो जाएगा? एक्स बी के, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा। बस यही किसका नियम है? राउल्ट का नियम है, ठीक है। तो इसको पहले लिखा दें यहाँ पे, ये समझाने के लिए हमने तुम्हें बताया था कि कोई भी अवयव है वो कैसा है? वाष्पशील है, तो उस घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मोल प्रभाज एक्स होता ही नहीं होता है, वो तो हम करा चुके हैं पिछली क्लासेस जितनी भी मैंने कराई सब में बता दिया है। अगर जैसे अब ये बी है, अब ये वाष्पशील है, तो इसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? एक्स भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बी लगा है तो यहाँ भी बी लग जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसका डेफिनेशन निकालें। वो डेफिनेशन क्या है? वो डेफिनेशन ये है, निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल भिन्न बोले, मोल प्रभाज बोले, बात एक ही है। चाहे भिन्न बोले, चाहे मोल अंश बोले, चाहे मोल प्रभाज बोले, बात एक ही है। मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। क्या बोला हमने? निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित कैसा घटक? वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब उस अवयवी घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जिसका आंशिक दाब जो वाष्पित हो रहा है, उसी का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब जैसे मैं कहता हूं, जैसे ये एक विलयन है, विलयन ये है, इस विलयन के अंदर जैसे ए है, ए है, वो कैसा है? वाष्पशील है। कैसा है? वाष्पशील है। तब तब आप एक पॉइंट लिख लेना है, आपसे नीचे लिख लेना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यदि विलयन में अवयव ए वाष्पशील है, तब राउल्ट के नियम के अनुसार ए अवयव है ना, तो इसका आंशिक दाब क्या हो जाएगा?
पी ए, पी ए, ठीक है, क्या हो जाएगा पी ए, ये किसके समानुपाती हो जाएगा एफ से, किसके हो जाएगा एफ से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी ए है वो ए का क्या हो गया आंशिक दाब, ये इसका क्या हो गया मोल प्रभाज हो गया, ठीक है। अब सुन लीजिए, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, पी ए तो ऐसे ही रहेगा, अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटा रहे हैं तो वहां पे बराबर का चिन्ह आएगा और वहां एक नियतांक आएगा जिसको हम बोलते हैं पी नॉट ए बोलते हैं इंटू एफ सी, ठीक है। अब सुन लेना, इसको हम कर देना है समीकरण फर्स्ट, जहां जहां पी नॉट ए है ना वो शुद्ध जो भी पदार्थ होगा वाष्प दाब, शुद्ध पदार्थ का जो वाष्प दाब है वो होगा, सुन लेना, जो शुद्ध पदार्थ का जो वाष्प दाब होगा वो नियतांक होता है, वो तो चेंज नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं जो द्रव होता है पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो मतलब क्या होता है कह सकते हैं गर्म होता है, तो वो तो एक निश्चित चीज होगी ना, तो वैसे ही वो चेंज नहीं होना है। तो ऐसे ही ये शुद्ध पदार्थ का कह दो, चाहे शुद्ध विलेय का वाष्प दाब कह दो या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कह दो, पहले था, ठीक है ना। अब सुन लेना, जहां जो हमने पी नॉट ए कह दिया है वो शुद्ध पदार्थ का वाष्प दाब कह दो या हम कह सकते हैं शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, कुछ भी कह दो, जो भी वाष्पीय पदार्थ है उसका वाष्प दाब है, ठीक है। सुन लीजिए, दूसरा आपको ये करना है यदि, आप इसी के नीचे लिखना है, मैं इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं, यदि अवयव V कैसा है वाष्पशील है, तब राउल्ट का नियम या राउल्ट के नियम के अनुसार नियमानुसार अब क्या हो जाएगा, अब P है तो इसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा आंशिक वाष्प दाब Pb, प्रोपोर्शनल ये किसके हो जाएगा XB के, ठीक है। अगर हम यहां से प्रोपोर्शनल हटाएंगे स्थिरांक आएगा जो इसको बोलेंगे पी नॉट बी, यहाँ क्या आया था पी नॉट ए, तो यहाँ क्या आ जाएगा पी नॉट बी। ये शुद्ध जब पदार्थ होता है तब का ये वाष्प दाब होता है, अब ये तब होंगे ये वाले जब उनमें जब चेंज वगैरह आता है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्सबी, क्योंकि नियतांक है ना वो चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। और किसी भी चीज है जो शुद्ध अवस्था में होगी तब उसका वाष्प दाब होगा ना, तो शुद्ध अवस्था में जब जब होगी तो उतना वाष्प दाब उसका उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होना, और नियतांक वाली चीज होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण सेकंड, ठीक है। आपने ये सबने नोट कर लिया होगा, हम ऊपर से इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्या हटा दे रहे हैं ये ऊपर वाला हटा दे रहे हैं ताकि अब हम जो समीकरण करेंगे वो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। यहां से आपने सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सुन लीजिए, यहां पे तब विलयन का कुल वाष्प दाब, तो बेटा क्या होगा पीएस, सॉल्यूशन हो गया ना, कुल विलयन, विलयन का कुल वाष्प पीएस किसके बराबर हो जाएगा पीए प्लस पीबी, क्योंकि अगर ये दोनों ही वाष्पशील है तो फिर वही दोनों दाब लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, पीएस ऐसे करो, पी ए का वैल्यू कितना है या फिर नीचे आप कह दो, इतना लिखने के बाद समीकरण 1/2 से ये लिख देना जरूर, ठीक है। अब हम इसको भी हटा दे रहे हैं नीचे, आपने सब कर लिया होगा, इसको हटा दे रहे हैं समीकरण 1/2 से, तो यहां क्या हो जाएगा पी एस बराबर पी ए का वैल्यू क्या निकाला था आपने पी नॉट ए और एक्स है, वेरी गुड, प्लस ये लगा है ना, पीबी का वैल्यू क्या है पी नॉट बी और ये क्या हो जाएगा एक्स बी, यही किसका नियम है राउल्ट का नियम है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने जब ये कहा कि अगर विलयन के अंदर कोई अवयव है उसका जो आंशिक दाब है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, दूसरा बी है
तो बी वाले के समानुपाती हो जाएगा। फिर आप प्रपोर्शनल को हटाओगे तो वहां एक नियतांक आता है, एक स्थिरांक आता है। अगर ए वाले को हटाओगे तो पी नॉट ए आता है। ये तब का है जब वो चीज शुद्ध होती है, तब का बाष्प दाब है। ये तब का है जब वो चीज शुद्ध थी, तब का बाष्प दाब है। क्योंकि नियतांक जो शुद्ध वाली चीज होती है वो चेंज नहीं होती है। अब आपने क्या किया कि समीकरण, अब जब कुल विलयन का वो पूछा है तो पीएस बराबर आपने क्या किया, पीए और पीवी। तो जहां पीए की वैल्यू थी वो पी नॉट एक्स थी, पीवी की वैल्यू थी वो पी नॉट एक्स भी थी, आपने इसको रख दिया। यही किसका नियम है, राउंड का नियम है। ठीक है, अब सुन लेना, मैं एक स्टेप और बढ़ाऊंगा। एक स्टेप क्या बढ़ाऊंगा, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, पी एस बराबर पी नॉट ए, तो ऐसे ही रहेगा। यहां हमने एक चीज कर दी है 1 माइनस एक्स बी, और यहां कर दी है पी नॉट बी, पी नॉट वी एक्स बी। ठीक है, अब सुनो, पी एस बराबर पी नॉट ए, इसमें किया माइनस पी नॉट ए एक्स बी कर दी, एक्स बी कर दिया हमने यहाँ पे, प्लस पी नॉट बी एक्स बी कर दिया। इसको भी वो लिख सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको भी वो लिख सकता है। अब हम सबसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जहां एक्स से लिखा था हमने वहां पे 1 माइनस एक्स बी क्यों लिख दिया, आप समझते इस बात को? तो सुन लो, यहां ये देखो क्या लिखा है एक्स से, और हमने यहां क्या लिख दिया है 1 माइनस एक्स बी। ये क्यों लिख दिया है, तो इसको हम बता देते हैं। वैसे तो सब जानते होंगे, ये सब जानते हो कि किसी भी मूल प्रभाज के दोनों घटकों का जब हम योग करते हैं वो हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अगर यहां से हम लोग एक्स ए का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। यहां क्या लिखा था, एक्स ए तो लिखा था, वहां हमने क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स बी। अब बस हमने केवल अंदर इसका गुणा कर दिया, और यही पूरा किसका नियम था, राउल्ट का नियम। या तो आप इसको लिख दो या फिर आप इसको लिख दो। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में आएंगे। और जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन जैसे आ सकते हैं, अभी मैंने एक क्लास लिया था जिसमें हमने नॉर्मलता वगैरह के क्वेश्चन कराए थे, वो क्वेश्चन सरल थे क्योंकि उनका कोई ज्यादा बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं था। क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे होते हैं, और बोर्ड एग्जाम ऐसे क्वेश्चनों में फंसाएगा, क्वेश्चन तो सरल होगा लेकिन उसकी भाषा है ना थोड़ी आपसे घुमा के थोड़ा दे देगा। लेकिन छोड़िए इन सब बातों को, वो कहीं से भी आएगा, मैं सामने खड़ा हूं इसीलिए। हाँ, लेकिन मेरे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है मैं आके किसी छात्र को आके उसके मुंह में डाल दूं और एकदम वो कहे। उसको मेहनत करनी है, खुद करनी है। मैं केवल एक, मेरी आइडियोलॉजी है वो उसके साथ काम कर सकती है, लेकिन उसको हार्ड वर्क उसी को करना है। ठीक है ना, वो ये कहते हैं ना, यू कैन नॉट एक्चुअलाइज योर ड्रीम्स विदाउट योर हार्ड वर्क, तो वो आपको ही करना है। ठीक है, इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल बी डेफिनेट सक्सेसफुल। ठीक है, आप तभी सफल हो सकते हो जब आप कठिन मेहनत, आज आप कठिन मेहनत आज करते हो तो आगे आप सफल हो जाओ। ठीक है, और क्लासेस है, बस इसको लाइक है, शेयर कर देना है। और मैंने समय नहीं दे पाए इसके लिए मैं माफ चाहूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश पूरी करूंगा कि क्लासेस है वो कंटिन्यू हमेशा जो अपलोड होती रहे, ताकि बच्चों को कोई भी समस्या ना आए, उनका मूव ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं उसके लिए अब मैं प्रयासरत रहूंगा। और सभी मन से तैयारी कीजिए, बोर्ड एग्जाम में कोई ज़्यादा समय नहीं है, आप समझ लेना लास्ट दिसंबर है, और जनवरी में उधर 15 फरवरी की बाद एग्जाम ही स्टार्ट हो जाता है। तो फिर जनवरी और 15 फरवरी एवरेज आप समझ लेना कि आप वो प्रैक्टिस में भी तो दोगे ना। बिना प्रैक्टिस के तुमने पूरी साल पढ़ा, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला है। विदाउट प्रैक्टिस के तो कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता है। आप दिसंबर तो खूब मन से पढ़िए, उसके बाद आप 1.5 महीने लगातार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए उनको पढ़िए, अनसॉल्व से पढ़िए, बस इसी से अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कोशिश पूरा करूंगा कि इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखूं ताकि आप लोगों को समस्या ना आए, और जो क्लासेस डिले हुआ है और उसके लिए मैं दोबारा से फिर माफी चाहता हूं। और आप लोग खूब मन से पढ़ाई करिए, मेरे लिए जितना हो सकता है मैं आपके लिए करूंगा, क्योंकि ऑफलाइन बैचेस भी है मेरे पास 2-2 3-3, और इसीलिए ऑनलाइन में थोड़ा मैं समय कम दे पाता था, बट मैंने आपके लिए टाइम एक सेपरेट कर दिया है ऑनलाइन के लिए। 3-3 बैच जो ऑफलाइन है तो उनको मैनेज करना हमें मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत लेट, रात को भी क्लासेस बहुत लेट अपलोड करता हूँ। उसका कार्ड जानते हो, कार्ड है कि समय का अभाव है। ठीक है,
कॉलेज भी होता है मेरे पास, तो सबको हमें देखना पड़ता है। इसी वजह से मेरा जो प्रॉब्लम है वो उसको मैं फेस कर रहा हूँ। बट आपके लिए मैं एक सेपरेट टाइम जरूर रखूंगा ताकि आपको समस्या ना आए और मैं आपकी भरपूर जितनी मदद मैं कर सकता हूँ केवल मैं हमेशा करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आप जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए। एक बार मैं फिर कहता हूं, आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए जितना ज्यादा पढ़ सको उतना ज्यादा पढ़िए। ठीक है, पुनः आप सभी को फिर से धन्यवाद या थैंक यू।